मैं अनीश सर के साथ आज आप लोगों को फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वान डी ग्राफ जनित्र क्या होता है। वान डी ग्राफ जनित्र क्या है यानी वान डी ग्राफ जनरेटर हमारा क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि कई दफ़ा आप लोग जब बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल होते हैं तो कई दफ़ा आप लोग वान डी ग्राफ जनित्र बना के लाते हो। बोर्ड परीक्षा में भी इस पे एक उच्च नोट पूछा जाता है जो 2 या 3 नंबर में होता है। अभी तक 30% जो सिलेबस लेस हुआ करता था पिछले साल तक उसमें नहीं था, लेकिन इस बार कोविड का प्रकोप ख़त्म हो गया है, अतः फिर से सिलेबस हमारा पूर्ववत चलेगा। तो वान डी ग्राफ जनित्र क्या है। सबसे पहले हम लोग ये वान डी ग्राफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्थिर विद्युत जनित्र की रचना की, जिसकी सहायता से हम उच्च विभव लगभग 10⁶ में जनरेट कर सकते हैं, इस कोटि का उत्पन्न कर सकते हैं। इसी विभव के कारण उत्पन्न उच्च वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित कराने में उनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वान डे ग्राफ ने एक ऐसा जनरेटर बनाया यानी जनित्र बनाया जिसकी सहायता से हम उच्च विभव पैदा कर सकते हैं। अगर आप उच्च विभव 10⁶ में पैदा कर सकते हैं, इसी उच्च विभव के कारण तो उसकी विद्युत क्षेत्र भी उच्च हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उचित लिख गया था, ये उच्च होगा। उच्च विद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों के त्वरित गति के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ठीक है या अदर आयन्स हैं, जब हम वैद्युत क्षेत्र में उसको ले जाते हैं तो उसमें गति करते हैं। तो त्वरित गति करवाने के लिए हम लोग वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग करते हैं कि जो है उच्च विभव पैदा करे। ठीक है, चलिए हम इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो इसका जो सिद्धांत है वह सिद्धांत इसका ये रहा। वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत 2 सिद्धांतों पर आधारित है, 2 घटनाओं पर आधारित है। इस मशीन का कार्य करने का सिद्धांत 2 घटनाओं पर आधारित है। पहला तो है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। पहली बात तो हो गई कि जब हम वान डे ग्राफ जनित्र अभी जनरेट करेंगे, उसमें जो नुकीले सिरे बेल्ट पर अगर हम लगा देते हैं तो देखते हैं कि आवेश उन नुकीले सिरों से प्राथमिकता के साथ विसर्जित होता है। फर्स्ट जो है स्टेटमेंट आपका सिद्धांत हो गया कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। दूसरा आपका हो गया खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। यानी अगर हम लोग कोई चालक गोले की ही बात करते थे, हम कहते थे खोखला चालक गोला है, तो उसके जो पृष्ठ आवेश देते थे तो उसके पृष्ठ पर आ जाता था। चलिए ये बात हो गई, तो उसके खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। चलिए हम देख लेते हैं इसी में आगे, इसी क्रम में इस सिद्धांत को थोड़ा प्रतिपादित करते हैं। सिद्धांत क्या है, तो प्रथम हमारा स्टेटमेंट ये है कि माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा उसे Q आवेश दिया जाता है, तब आवेश के कारण ठीक है, अगर हम उसे Q आवेश देते हैं तो आवेश के कारण चलिए मान लिए किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, उसे Q आवेश दिया जाता है, तब आवेश के कारण गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव में वृद्धि होगी। यानी हम किसी चालक को अगर Q आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर या आवेश में वृद्धि होगी। वह आवेश में वृद्धि कितनी हो जाएगी, विभव में वृद्धि कितनी हो जाएगी, वह विभव वृद्धि B = हमारा ये निकल जाएगा, जो कि हमें किसी आवेश के कारण कितना विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/, अगर r स्मॉल r त्रिज्या हमने मान लिया था। तो हम लोग यहाँ से Q आवेश आप निकाल सकते हो, तो Q हो जाएगा B इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से हम लोग Q की वैल्यू हमारी ये इतनी आ गई, तो चलिए इसको थोड़े से अच्छे से और हम लोग लिख लेते हैं। तो Q = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू B। ठीक है, ये हमारा विभव इतना वहाँ पर आवेश निकलेगा। इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं।
अब चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। हम आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कितना हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू द, हमें पता है कि ये क्यू बाई ए होता है, तो हम लोग क्यू बाई ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो ए क्या है, गोला है जिसका हमें एरिया पता है कि ये क्यू इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जो है बी आ गया था। और कैपिटल ए क्या है, गोला है, गोले का जो क्षेत्रफल है मेंसुरेशन के अनुसार आप लोग जानते हो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो आप जानते हो 4 पाई से 4 पाई ए कटा, स्क्वायर से एक आर आप काट सकते हो यहाँ से। तो जो सिग्मा हमारा निकल के आ गया वह एप्सिलॉन नॉट बी बाई आर के टर्म में आ गया। यही हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। इतना आवेश घनत्व तो उसके पृष्ठ पर होगा। तो हम देख लेते हैं कि यह आवेश घनत्व किस पर, बी तो कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होगा। तो हमारा जो सिग्मा है तो वह हमारा किस पे निर्भर करता है, स्मॉल आर पे निर्भर करता है। चलिए इसको हम अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं, अगले पेज पे। ये आ गया। यानी ये कह सकते हो कि जो एप्सिलॉन नॉट तथा वी स्थिर है वह आवेशी चालकों के पृष्ठ का समविभव पृष्ठ बनाता है तथा वी चालकों के नुकीले सिरों के कारण आएगा जो ये जो है आवेश घनत्व है। तो जो आवेश घनत्व है आपका सिग्मा, ठीक है, तो वह सिग्मा निर्भर करता है 1/r पर, जो कि हमें अभी पता चल गया है। तो r क्या होगा, इसके केसेस में अगर हम समविभव पृष्ठ हो गया तो r टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जैसे r 0 होगा तो सिग्मा की वैल्यू जो हो जाएगी वह अनंत हो जाएगी। हमें पता है कि अगर हम उसके पृष्ठ की बात करते हैं, समविभव पृष्ठ बनाता है, तो वहाँ पर r और सिग्मा निर्भर करता है r पे, r के व्युत्क्रमानुपाती है। तो r जैसे 0 होगा तो उसका आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि उसके पृष्ठ पर अनंत आवेश आ जाएगा तथा अनंत आवेश आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या होता है अनंत आवेश। तो ये है आपका उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होता है। जो हमारा सिग्मा इक्वल टू द इनफाइनाइट की बात हम लोग करते थे कि यह उच्च आवेश आया है तो आवेश का क्षरण होता है, अतः नुकीले सिरों के संपर्क वाले कण आवेशित हो जाते हैं तथा प्रकर्षण के कारण दूर हट जाते हैं। यानी जो वहाँ पर जो नुकीले सिरे हैं वहाँ पर जो आवेश घनत्व आ जाता है आपका, वह उच्च आवेश घनत्व होता है, जिसके कारण संपर्क में अगर वायु के कोई कण आएंगे तो वह क्या होंगे, आवेशित हो जाएंगे। आवेशित होंगे, आवेशन के कारण उस पर भी सेम आवेश होगा तथा प्रतिकर्षण के कारण वह दूर हट जाएंगे नुकीले सिरों के पास और अन्य वायु के कण उसके पास आते चले जाएंगे। इस कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण दूर हटते आवेश कणों की एक धारा बन जाती है, दूसरे कण प्रतिकर्षण के कारण दूर हटते चले जाते हैं। इस प्रकार आवेशित कणों की एक धारा बन जाती है। यानी हमारा जैसे ये कण आवेशित हो गया, ये दूर हट गया, फिर यहाँ पर दूसरा कण आ गया, वो आवेशित होकर दूर हट गया। इस तरीके से ये क्या होता है, एक धारा प्रवाह आगे की ओर बन जाता है। चलिए अब हम आ गए दूसरे स्टेटमेंट की ओर। दूसरा स्टेटमेंट माना स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय चालक ए है जिस पर क्यू आवेश देते हैं। यह इस कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोलीय चालक बी से घिरा हुआ है। बी का मतलब ये है कि हालो गोला है, एक गोला ऊपर हो जाएगा, इसके अंदर एक दूसरा गोला, बी आपका ए गोला अंदर है और बी गोला बाहर हुआ है, ठीक है। इस पर कैपिटल क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू इस अंदर क्या है, इस स्मॉल क्यू आवेश है, ठीक है। ये बातें इन्होंने यहाँ पर कही है कि दोनों संकेंद्रीय हैं तब तक आवेश का वितरण उसके केंद्र पर मान सकते हैं, तब आवेश का वितरण उसके केंद्र पर हम लोग मान लेते हैं। चलिए हम लोग एक गोला बना लेते हैं, क्या है हमारा,
चलिए अब हम गोले बना लेते हैं। एक बड़ा गोला मैंने बना दिया जो है, ये एक बी गोला आपका बन गया। अब इसी के अंदर संकेंद्रित होते हुए एक आपका ये ए गोला बन गया। ठीक है, अब दोनों को गोलों को, ये ए गोला है जिसकी त्रिज्या आप जानते हो कि जो सबका केंद्र स्मॉल आर हो जाएगी, इस पर क्यू आवेश है। और ये आपका जो है बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो गई, कैपिटल आर हो जाएगी, जिस दोनों के केंद्र क्या हो गए, एक ही हैं। ठीक है, और इस पे कैपिटल क्यू आवेश हो गया। अब दोनों को क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक तार से कनेक्ट करवा दें, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है हो गया, और ये आपका ठीक है प्लस क्यू आवेश ही है, और ये दूसरा अंदर वाला जो है प्लस क्यू आवेश, ये निम्न विभव है आवेश है, और ऊपर वाला उच्च आवेश है। अब मान लेते हैं कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोल, ठीक है, ए गोला पर ए गोले पर जो विभव होगा वह बी ए होगा। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि बी ए इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और प्लस क्योंकि केंद्र एक ही है तो इस पर कितना आवेश बाहर वाला भी आवेश आपका अंदर ही माना जाएगा, ये भी अंदर ही माना जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल क्यू बाई कैपिटल क्यू, यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, ये त्रिज्या हो जाएगी, यानी ये बी ए आ गया। अब इसी तरीके से बी गोले पर विभव, बी पर विभव हो जाएगा वो बी वी हो जाएगा आपका, यानी ये आपका बी वी हो गया। तो बी वी इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर, ठीक है, ये आ गया, और प्लस 1/4 पाई, चलो ये अब इसको उठा के इधर रख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर, तो दो कैपिटल आर हैं। अब ए और बी के बीच विभवांतर अगर हम लोग देख लें कि ए और बी के बीच कितना विभवांतर होगा, इन दोनों के बीच में विभव में अंतर कितना होगा, वो हम अब बात कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं विभवांतर, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम विभवांतर कितना आएगा। विभवांतर बी ए माइनस बी वी इक्वल टू द आ जाएगा ये आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू अगर एक में से दूसरे को हम घटा देंगे तो 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, इतना हमारा आ गया, ये विभवांतर हमारा आ गया। दोनों गोलियों के बीच में जो विभवांतर होगा वो हमारा ये आ गया। चलिए अब हम लोग इसमें एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ये है कि किस पे कितना विभव होगा। चलिए देखते हैं हम। तो उपरोक्त समीकरण हमारी बी ए, इससे ये सिद्ध होता है कि जो बी ए है माइनस जो बी बी है, यह हमेशा क्या होगा, बी के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, यानी जो बी के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्मॉल क्यू आ जाता है, कैपिटल क्यू आपका कैंसिल आउट हो जाता है, कैपिटल क्यू नहीं बचता है, तो इसलिए जो बी के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, पहली बात। तो जो बी ए माइनस बी वी, यह हमेशा क्या होगी कि एक जीरो से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव नंबर होगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बी वी की वैल्यू, अगर क्यू कैपिटल क्यू अगर स्मॉल क्यू से बड़ा भी हो, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जो विभवांतर होगा, ठीक है, वो बी ए माइनस बी वी,
यह हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी Q एक धनात्मक है, अतः कैपिटल R ग्रेटर देन अगर स्मॉल r है तो भी जो है BA ग्रेटर देन हो जाएगा आपका BB के। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी रचना की बातें, ये तो सिद्धांत की बात हो गई। अब आगे की ओर हम लोग इसके रचना की ओर बढ़ते हैं। तो रचना में हो गया है, इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला S, दो अचालक स्तंभ A और B पे रखा हुआ है। मान लिया जाए एक धातु का S गोला हमने ले लिया, दो अचालक स्तंभ A B पर इसको रख दिया। ठीक है, अभी हम बता देंगे कि आपको आगे डायग्राम बना हुआ है उसको दिखा देंगे। पर रखा होता है जिसमें से एक रबर अथवा सिल्क की बेल्ट होती है जो दो घिरनियों द्वारा एक विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। निचली घिरनी जो है एक HT बैटरी से जुड़ी होती है, हाई टेंशन बैटरी से हम जो उसको जोड़ देते हैं, यानी कह सकते हो यह एक HT बैटरी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो अब जिसे उच्च विभव से जोड़ दिया जाता है तथा ऊपरी सिरा C2 खोखला गोले की आंतरिक पृष्ठ से जोड़ दिया जाता है, यानी इसके पृष्ठ से हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए अब हम डायग्राम को देखें। डायग्राम हमने इसमें लैंडस्केप टाइप का बना रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, पुट कर लिया है। तो हमने जो C1 है घिरनी को, पहली बात तो ये जो S गोला है तो वो S गोला ये आपका हो गया, ये एक घिरनी बनी हुई है, एक ये घिरनी, इस पे ये सिल्क अथवा बेल्ट लगी हुई है। जब हम ये घिरनी C1 एक कंघी लगी हुई है जिसे हम हाई टेंशन HT बैटरी से जोड़ देते हैं, के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जब यह घूमती है तो और इसके C2 जो कंघी को हम लोग इसके जो है ऊपरी खोखले गोले से जोड़ देते हैं, धातु के चालक खोखले गोले से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटर की सहायता से इसको हाई स्पीड से ऊपर को घुमाया जाता है। तो घुमाते समय क्या करते हैं कि सर्वप्रथम जब हम इस मोटर को घुमाते हैं, घुमाने से ये बेल्ट घूमती है तो जिसमें C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तथा तीक्ष्ण बिंदुओं के कारण C1 के जो तीक्ष्ण बिंदु हैं इनके कारण फलस्वरूप आयन उत्पन्न होते हैं। यह धन आयन बेल्ट पर ऊपर की ओर चले जाते हैं तथा इसके तीक्ष्ण बिंदुओं के कारण C2 के तीक्ष्ण बिंदुओं के कारण यह धन आयन इस खोखले गोले पर आ जाते हैं और यह खोखला गोला चालक है। हमें पता है, आपको पता है, चालक जब कोई गोला होता है तो उसमें जो आवेश है वह उसके पृष्ठ पे चला जाता है, अतः यह आवेश इसके पृष्ठ की ओर चला जाता है। जैसा कि मैंने आगे लिखा भी है वो भी बता देता हूँ, पहले डायग्राम से बताना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये घूमेगा मोटर इसको हाई स्पीड से तो यहाँ पर हाई टेंशन C1 से ये बेल्ट पर आयन उत्पन्न होंगे, यही पॉजिटिव आयन्स बेल्ट के सहारे ऊपर की ओर चले जाएंगे और यह खोखले गोले के नीचे पृष्ठ ऊपर की ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे और यह प्रक्रिया निरंतर चलती चली जाती है तथा जो है धन आयन उसके पृष्ठ पर इकट्ठा होता चला जाता है। इस कारण इसके पृष्ठ पर धन आयन एक उच्च आयन के रूप में इकट्ठा हो जाता है, उच्च विभव के रूप में इकट्ठा हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्या लिखवाया है इसमें कार्यविधि। तो आपको पता ही है कि कार्यविधि क्या है इसकी, अभी हमने समझा ही दिया है। तो जब C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो यह आयन उत्पन्न होता तथा धन आयन C2 C1 के कारण प्रतिकर्षण के कारण धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं तथा गतिमान बेल्ट से आयन ऊपर की ओर चले जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट के ठीक छूते हैं, उसको बेल्ट को छूते हैं। इसी सिरों से जो तीक्ष्ण सिरे होते हैं C2 के, उसके कारण क्या होता है कि विभव खोखले गोले के पृष्ठ पे चला जाता है, अतः यह उसके बाहरी पृष्ठ की ओर बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसके कारण उसके जो है सिरों पर एक उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है। जब गोला S का विभव बहुत अधिक हो जाता है तो निकटवर्ती वायु का परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है तथा आवेशों के निकटवर्ती वायु के तीक्ष्ण लीकेज होने लगती है। अगर हम लोग कहें ये बात कि अगर यही आयन
बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी आयन ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा एकत्रित हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, विभव उच्च विभव हो जाता है। उच्च विभव के कारण क्या होता है, परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है तथा आवेश के निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है। अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश में क्षरण होने की दर गोले पर स्थानांतरित आवेश के दर के बराबर होती है। यानी इस पे जो इसके बाहर जो आवेशों का क्षरण होने लगता है उस पे जो विभव उत्पन्न हो जाता है इसके उसकी दर के बराबर हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था समझना आप लोगों को। तो सर्वप्रथम एग्जामिनर जब आप लोग ये बना के ले जाते हो तो सर्वप्रथम बोलता है कि ये डीसी क्या है, या ये कई दफ़ा एसटी बैटरी यहाँ पर आप लोग लिखते हो एसटी बैटरी क्या है। चलिए आज हमारा फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि इस बार 1D ग्राफ जनित्र आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊँ, और आप लोग कृपया ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता रहेगा और आपको रेगुलर सारे क्लासेस मिलते रहेंगे प्रतिदिन। धन्यवाद।